प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल विद्यार्थियों के लिए काफ़ी आवश्यक है। प्रभावी कम्युनिकेशन स्किल के जरिए विद्यार्थी अपने जीवन, अपने करियर को उड़ान दे सकते हैं और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल के जरिए वो अपने करियर, अपने जीवन को एक सही और सकारात्मक दिशा में ले जा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि विद्यार्थियों के अंदर इसको लेकर गंभीरता हो, इसको लेकर अवेयरनेस हो कि वो कितना समझते हैं। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल की समझ उनके अंदर कितनी है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल को लेकर वो कितने अवेयर हैं। आज के अपने इस कार्यक्रम में हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारा आज का विषय है साक्षात्कार को प्रभावी कैसे बनाएं। नमस्कार, जोहार, मैं हूं नवीन गुप्ता और आप देख रहे हैं दूरदर्शन का खास कार्यक्रम युव दर्शन। तो आज साक्षात्कार को प्रभावी कैसे बनाएं, इस पर हम चर्चा करेंगे और युवा कैसे साक्षात्कार को प्रभावी बनाने की दिशा में काम कर सकते हैं, इस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारी पहली मेहमान हैं पूर्वा पंचभाई मैम, रिटायर्ड कैप्टन रह चुकी हैं और वर्तमान में साइकोलॉजिकल काउंसलर के तौर पर काम कर रही हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं दीप्ति गौरव मैम, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में मास कॉम डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हैं। पूर्वा मैम, हम लोग बात कर रहे हैं साक्षात्कार को प्रभावी कैसे बनाया जाए। युवा इसे एक चुनौती के रूप में देखते हैं, युवा इसे लेकर गंभीर नजर आते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि वाकई ये कितना चुनौतीपूर्ण है, और ये चुनौतीपूर्ण है तो छात्र युवा कैसे निपट सकते हैं इससे। डेफिनेटली सबसे पहले नमस्कार नवीन एंड एवरीबॉडी कि थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे यहाँ आने के लिए मौका दिया। साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू, बोलते हैं ना कि फ़र्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, पर कई बार ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हम लंबी नहीं ले सकते, क्योंकि आगे हम जैसे जैसे इंसान को पहचानते हैं, इंटरव्यू की प्रोसेस आगे बढ़ाते हैं, इंसान की जो असलियत है वो धीरे धीरे बाहर आती है। तो उसके लिए चुनौती तो है, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना है कि हाउ प्रोफेशनली आर वी प्रिपेयर्ड, हम लोग किस तरह से टेक्निकली हम लोग इस चीज़ पे काम करें। युवा या कोई भी इंसान जो कभी भी इंटरव्यू या किसी चीज़ के लिए जाते हैं, वो इमोशनली ज़्यादा तैयार होते हुए दिखाई देते हैं मुझे। अगर हम टेक्निकल पॉइंट्स पे काम करें, जैसे बॉडी लैंग्वेज है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है, कई लोग पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेके कि पिछली बार आपने किसी ने जैसे ख़राब हो गया, कोई ख़राब एक्सपीरियंस है, वो इस बार ना हो जाए, तो एप्रीहेंशन है, डर है, ये चीज़ें दिमाग में न लाएँ। टेक्निकली ये देखें कि पिछली बार शायद ख़राब हो गया, कोई कारण रहा होगा, मैं शायद ठीक से प्रिपेयर्ड नहीं था या नहीं थी, इस बार मैं अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। तो अपने को अफर्मेशंस, पॉजिटिविटी में रखें कि मुझे ये सीट चाहिए, मुझे यहाँ पे जाके इसको क्रैक करके आना है। जैसे सवाल पूछे जाएं कंपनी के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, उसका होमवर्क करें, तैयार हो जाएं। बाहर का अभी अपीयरेंस आपके लिए काउंट करता है, आपने क्या कपड़े साफ सुथरे पहने हैं, प्रेजेंटेबल आप कितने हैं, और अंदर से आपको कंटेंट कितना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आप कितना उनसे ठीक से बात कर पा रहे हो। ये कई चीज़ें हैं जो प्ले करती हैं। यानी कि खुद के ऊपर भरोसा रखना बहुत बड़ी बात है, और आपको चीज़ों को रिव्यू भी करने की ज़रूरत है। अगर कोई साक्षात्कार में कहीं चूक होती है तो आपको रिव्यू करने की आवश्यकता है। दीप्ति जी, देखिए साक्षात्कार के अंदर कम्युनिकेशन का बड़ा रोल है। अभी जो साक्षात्कार हम देखते हैं, दीप्ति मैम, क्या कम्युनिकेशन का लेवल वही होना चाहिए या कम्युनिकेशन का लेवल अपग्रेड होना चाहिए? किस तरह का और कम्युनिकेशन होता हुआ देखती हैं आप? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल को एडवांस करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के समय में आप कभी भी किसी जॉब इंटरव्यू में जा रहे हैं या फिर कहीं भी आप अगर खुद को प्रेजेंट करने वाले हैं, आपको इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी कि आप खुद को किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं सामने वाले के सामने। और ख़ास तौर पे जब कभी आप इंटरव्यू में देने जाते हैं, इंटरव्यू में प्रस्तुत होते हैं, इंटरव्यू को अगर आप जानने की कोशिश करें तो ये इंटरव्यू एक जो नियोक्ता है वो आपके अंदर झांकने की कोशिश करता है कि आप एक्चुअल में हैं क्या। आपका रिज्यूमे उनके पास होता है, बट आप जब चीज़ों को खुद से, अपने बॉडी लैंग्वेज से, अपने शब्दों से जब उसकी प्रस्तुतिकरण खुद करते हैं, तब वो आपका एक्चुअल व्यक्तित्व कैसा है वो निखर के सामने आता है। तो इसके लिए कि हम किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करें, किस तरीके से हम जिस फील्ड के लिए, इंटरव्यू के लिए हम जा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले रिसर्च अच्छा होना चाहिए, प्लस पहले से इसका रिहर्सल, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए हमें, ताकि जब हम डायरेक्ट जब इंटरव्यू में जब हम प्रस्तुत हों तो हम वहाँ लड़खड़ाए नहीं। हमें किसी प्रकार का भय का, डर का, या फिर कभी कभी होता है कि हमें बोलने के लिए शब्द नहीं मिलते हैं, जानकारी है पर हमें घबराहट हो रही है, इस घबराहट से बचना है।
और अपने आप में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मुझे इसकी पूरी जानकारी है, मैं कंफर्ट हूँ, मुझे नॉलेज है, बस मुझे अच्छी तरीके से इसको एक्सप्रेस करना है। पूर्वा मैम, दीप्ति मैम कह रही हैं कि एक घबराहट होती है युवाओं के अंदर, थोड़ा सा आत्मविश्वास का लैगिंग जो है वो दिखाई देता है। ये कितना बड़ा जो चुनौती है वो युवाओं के अंदर है? क्योंकि अक्सर हम लोग भी जब युवाओं से मिलते हैं, छात्रों से मिलते हैं, बातचीत होती है, तो एक फियर फैक्टर का जिक्र हमेशा होता है। ये फियर फैक्टर क्या स्वाभाविक है? और अगर स्वाभाविक है तो इसको ओवरकम करके यूथ कैसे साक्षात्कार को प्रभावी बना सकते हैं? नवीन, प्रैक्टिस सबसे ज़रूरी है। प्रैक्टिस, अगर कभी आप किचन में गए हो, आप अगर चाय बनाइए, कभी लाइफ में पहली बार कभी चाय बनाई हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस याद है आपको? आई एम श्योर वो मीठी खट्टी कुछ कुछ चाय तो अजीब से निकली होगी, बहुत अच्छी नहीं निकली होगी, जो कि प्रैक्टिस के पास ज़्यादा अच्छी निकलेगी। सेम गोज़ हेयर, वही फार्मूला हम हमेशा बोलते हैं कि जैसे जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हम अपने आप को परफेक्ट देखेंगे। तो मॉक इंटरव्यूज़ हैं, मिरर के सामने खड़े होने की प्रैक्टिस है, पब्लिक स्पीकिंग है, ग्रुप डिस्कशंस हैं। इन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली, थ्योरी नॉलेज अलग है, प्रैक्टिकल नॉलेज अलग है। हम वो चीज़ जो हम बार बार करेंगे, हम अपने आप को रिफाइंड होता हुआ पाएंगे। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स नहीं काउंट करें। एक चीज़ मैं यहाँ पे पक्का बोलना चाहूँगी, आप कितने बार भी इंटरव्यू में शामिल हो जाएं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के इंटरव्यूज़ हैं, गवर्नमेंट के हैं या डिफेंस के, कोई भी हैं, प्लीज़ डोंट काउंट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। हम लोग जल्दीबाजी में रहते हैं कि लोग क्या बोलेंगे कि मैं पहले अटेम्प्ट में नहीं निकल पाया, दूसरा हो गया, पांचवा हो गया। लोग 2 दिन बाद भूल भी जाते हैं, उनके बारे में चिंता मत करिए। ये देखिए कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया कि इंट्रोस्पेक्शन, अपने का काम देखिए कि पिछली बार हम मुझ में क्या खामियां थी, इस बार मैं वो रिपीट ना करूं, और डेफिनेटली मैं बाकी खामियों का भी ध्यान रखूं, जो मैं गलतियां ना करूं। इससे क्या होगा, वी आर वर्किंग अपॉन आवरसेल्व्स, हम अब बेहतर होते हैं। तो इस एप्रीहेंशंस या एंजाइटी की जो बात हो रही है, डर या फियर फैक्टर है, ये तभी जाता है जब हम एक चांस लेने के लिए तैयार हैं। हम रिजल्ट्स की चिंता न करें, कर्मण्येवाधिकार रस्ते, हम सभी जानते हैं, माँ फलेषु कदाचन। काम करते रहिए, अपने आप को बेहतर बनाते रहिए, रिजल्ट्स आपके सामने खुद ही पेश हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉक इंटरव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो पूर्वा मैम ने बताया कि नंबर ऑफ जो अटेम्प्ट्स हैं उस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है, निरंतर आगे बढ़ते रहने चाहिए और हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि हम इम्प्रूव हों। दीप्ति मैम, देखिए, कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप किसी भी चीज़ का इंटरव्यू अगर दे रही हैं, और वर्तमान दौर में ये देखने को मिलता है कि कम्युनिकेशन को लेकर युवाओं के अंदर थोड़ी सी गंभीरता दिखाई देती है। क्या ये वजह हो सकती है कि कोई मिसकम्युनिकेशन वो इंटरव्यू के अंदर क्रिएट कर देते हैं? इसको कैसे देखती हैं? इस पर हम यही कह पाएंगे, मिसकम्युनिकेशन की जो आप बात कर रहे हैं, देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि हम अपने थॉट्स को, अपने विचारों को सही तरीके से रिसीवर के सामने प्रेजेंट कर पाएँ, प्रस्तुत कर पाएँ। और अगर इस बीच किसी भी प्रकार का व्यवधान आता है, वो बैरियर कई प्रकार के हो सकते हैं। वो समटाइम्स टेक्निकल बैरियर भी हो सकते हैं। अगर ऑनलाइन इंटरव्यू है, हो सकता है कि फुटेज सही से नहीं दिखाई दे रहा हो सकता है नेटवर्क में इशू हो, कभी कभी फिजिकल बैरियर भी आ सकते हैं। हो सकता है कि आप जिस जगह इंटरव्यू दे रहे हैं वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, गर्मी ज़्यादा हो, ये भी हो सकता है। कुछ बैरियर ऐसे होते हैं जो कि साइकोलॉजिकल भी होते हैं, आप अंदर से ही डरे होते हैं। कभी कभी कुछ पूर्वाग्रह से भी आप ग्रसित होते हैं, इस वजह से भी। और एक होता है, कभी कभी हमारे अंदर ये चीज़, ह्यूमन ये नेचर है कि हम हमेशा जो है अपने आप को सही मानते हैं। एक ये भी डर रहता है कि हम अपने आप को सही प्रूव करना है हमें, जबकि कभी कभी हो सकता है कि आप में भी कुछ एरर हो, गलती हो सकती है। और इस वजह से भी कभी कभी आप इंटरव्यूअर के सामने कभी कभी बहस करने लग जाते हैं छात्र। ये नहीं होना चाहिए। और इन व्यवधानों से बचने का, कभी कभी आप ये भी चीज़ देखेंगे कि इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड, कभी कभी हम किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा तैयारी कर लेते हैं, इतना ज़्यादा उस पर हमारे पास नॉलेज आ जाता है कि अब हम उसमें से इन्फॉर्मेशन का फिल्टरेशन नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी आती है कभी कभी। और जो बातें आपसे पूछी जा रही है, आप सवालों को ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आपका जो ब्रेन है ठीक से उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है कि आपसे एक्चुअल में सवाल क्या पूछा जा रहा है, और आप कुछ और बोल रहे हैं। ये समस्याएं भी आती है कभी कभी। पूर्वा मैम, अभी जो दीप्ति मैम कह रही हैं कि ये चीज़ें बहुत परेशान करती है छात्रों को, आपने बहुत सारे मॉक लिए हैं, आपने उन चीज़ों को देखा है, ये कितना परेशान करता है छात्रों को और कैसी स्थिति होती है उस वक्त उनके अंदर?
नर्वसनेस रहती है, बॉडी लैंग्वेज आपकी अलग रहती है, आपका मन चाहता है कि मैं अंदर से पुश करूं अपने आप को, पर बॉडी आपके साथ नहीं दे रही है, आप थोड़ा सा डरे हुए सहमे हुए लग जाते हो, नॉलेज का कमी रहती है, कंटेंट पे काम नहीं किया, भूल जाते हैं कई बार। मेरा एक ही संदेश और सवाल सबके लिए, एक साथ ही मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी नवीन, क्या आप खुद को वहाँ देखते हो? डू यू सी योर सेल्फ देयर? अगर सपोज आप ऑफिसर बनना चाहते हो, आप गवर्नमेंट जॉब में, यूपीएससी, जो भी आपके पोर्टफोलियो है, अगर आप सोचते हैं कि हाँ आई डिज़र्व टू बी देयर, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये मायने नहीं रखती। तो अगर हमें नौकरी चाहिए, यू बेटर सिट प्रिपेयर्ड, आपके पास कोई चॉइस नहीं है, आप चुपचाप वहाँ पे तैयार होके जाइए, कोई बहाने नहीं। तो वी शुड बी गो गेटर, हमें वहाँ पे ऐसे जाना है कि हाँ एनजाइटी हो रही है, होने दीजिए। हाउ डू यू कम टू नो? अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे अंदर एनजाइटी है कि कॉन्फिडेंस है, आपको मेरे शब्दों से मतलब होना चाहिए। तो वही चीज़ है, वो बच्चे जो इंटरव्यू के लिए बैठते हैं, उनको अपने स्क्रिप्ट, अपनी प्रेजेंटेशन इतनी स्ट्रांग बनानी है कि माइंड हमें टेक्निकली जवाब देने के लिए तैयार रहे। वो बहाने, वो एक्सक्यूजेस कि अरे मेरे पैर हिल रहे हैं, हिलने दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो नहीं दिख रहे आपके पैर हिलते हुए। पूर्वा में इसी पे एक और सवाल लेना चाहेंगे। हाँ जी। बचपन से ये जो है एजुकेशन मिलती है, उसके बाद कम्युनिकेशन का धीरे धीरे इवॉल्वमेंट शुरू होता है, तो उसका असर, यानी कि आप कह रही हैं कि जब छात्र इंटरव्यू देने जाते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का इंटरव्यू हो, तो उसका व्यापक असर दिखता है और कम्युनिकेशन से उसको रिलेट करने की आवश्यकता होती हाँ है जी। एक बेहतर ढंग से। कम्युनिकेशन इज़ व्हाट आई से, नवीन, मैं यही बोलती हूँ, कम्युनिकेशन बहुत ब्रॉड टर्म है। कम्युनिकेशन का बेसिक शब्द अगर आज के व्यूअर हमें समझ पाएँ, ऑडियंस अगर समझना चाहे, उसका मतलब है कनेक्शन, एंड दूसरा मतलब है कन्विंसिंग, यानी कि अपनी बात रखना और मनाना। आपके शब्द इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि मैं आपकी बात में हामी भरूं। ये आप तभी कर पाओगे जब आपको अंदर से क्लैरिटी है। तो क्लैरिटी इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। आप क्या बोलने या पूछने जा रहे हो, मैं क्या बोलने जा रही हूँ, मेरे दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, मैंने क्या बोलना है। अगर मैं क्लियर नहीं होंगी, कन्फ्यूजन होगा, देन आई विल नॉट बी एबल टू कन्विंस यू, मैं आपको मना नहीं पाऊँगी। तो वो चीज़ हमारी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स पे, हमें जो भी पढ़े हम क्लियर होके पढ़ें, और लास्ट में बोलते हैं ना, जैसे कि किसी भी यात्रा या जर्नी की शुरुआत करें, लेकिन अंत में उसको दिमाग में रखें मुझे कहाँ तक पहुँचना है। वो अगर आपको वहाँ तक पहुँचना है ना, उस आपको रेंग के जाना पड़े, आग के दरिया में कूद के जाना पड़े, कूदिए, रेंग के भी जाइए, उछल के जाइए, कैसे भी जाइए, आपको वहाँ तक पहुँचना है। तो वो तैयारियों में आपको कितने ही कांटे आए, आपको फूल की सज्जा आए, कुछ आए, दैट शुड नॉट बी एनी इशू। चलिए, तो तैयारियों में कितने भी मुश्किलें आए, उनसे घबराना नहीं है और छात्रों को आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। दीप्ति मैम, देखिए, आप कम्युनिकेशन पढ़ाती भी हैं, कहाँ कमी दिखाई देती है छात्रों के अंदर कम्युनिकेशन को लेकर? क्योंकि बहुत सारे छात्रों से आप डील करती हैं, रोज़मर्रा की ये चीज़ें हैं आपके लिए, कहाँ कमी दिखाई देती है? आज का जो दौर है, मैंने जो नोटिस किया है, आज के जो बच्चे हैं वो डिजिटल मीडिया की ओर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। किताबें पढ़ना लोगों ने छोड़ दिया है, ई बुक्स की ओर ज़्यादा लोग बढ़ रहे हैं, और लैंग्वेज पे अब उनका ज़्यादा कमांड नहीं रह गया है। वो प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। पर मैंने जो देखा है, अभी जो छात्र हैं करंट में, मैं देख रही हूँ ना तो उनकी हिंदी भाषा में अच्छी पकड़ है, ना ही इंग्लिश भाषा में अच्छी पकड़ है। किसी एक भाषा में तो कम से कम आपको बोलने लिखने दोनों में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा, इसी से आपकी प्रस्तुति होती है। और आज इस चीज़ को बच्चे छोड़ रहे हैं। जो कार्यक्रम भी वगैरह जो होते हैं, जैसे कि सेमिनार हुए, सिम्पोजियम हुए, इसमें भी बहुत कम बच्चे ही अब भागीदारी ले रहे हैं, अपनी कमियों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, जो कि आज के समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए, तो मौजूदा वक्त में कमियों को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। पूर्वा मैम, देखिए, अभी छात्रों में दिखाई देता है ओवर कॉन्फिडेंस, एक कॉमन चीज़ है जिसका वो शिकार होते हैं, बहुत ज़्यादा अति उत्साह में आ जाते हैं। पूर्वा मैम, इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या हो सकता है? इसका देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस है वो अपने आप कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। जब 2-3 बार गलतियां होंगी, आपको मालूम पड़ जाएगा कि शायद मैं अपने आप को, वो सेल्फ रियलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अपने अंदर से वो आवाज़ आनी चाहिए, नहीं भाई, बी केयरफुल। आप अगर सोचते हो कि आप बहुत अच्छा कर लेते हो, लेकिन अगर आप तैयारी के साथ नहीं जाओगे, आप कहीं ना कहीं चूकेंगे। तो वो चीज़ जब 2-3 बार वो इंसान चूकेंगे, उनके हाथ से मौका वो गंवा देंगे खुद ही, वो कुल्हाड़ी के पास जाके पैर मार के आएंगे।
तो वो जो समझदारी उनकी उनको बेहतर करनी पड़ेगी, दैट विल बी टेकन केयर ऑफ. सेकेंडली पीयर प्रेशर, दे वांट टू शो, वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ देखो तुमको आता है, मुझको तुमसे ज़्यादा आता है. तो उस पीयर प्रेशर में कई चीज़ें होती हैं. वो पीयर प्रेशर आपकी ही नहीं, हमारी उम्र में, सभी उम्र में, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर. तो उस पीयर प्रेशर में आके लोग कई बार एक कदम एक्स्ट्रा करना चाहते हैं. उस एक कदम के वो आग में जाके अपने आप को झोंक भी देते हैं. कई बार वो चीज़ें उनको सीखने को भी मिलती हैं. पर यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि थोड़ा टैक्टफुल चलिए, स्ट्रैटेजी बनाइए, प्लानिंग करिए. थोड़ा सा इमोशनली नहीं, इमोशनली इंटेलिजेंट होना ज़रूरी है, इमोशनल फूल होना ज़रूरी नहीं है. तो ये चीज़ें हम लोग इमोशनल रहिए. मैं नहीं बोलती, कई लोग बोलते हैं इंटरव्यूज, जैसे मैं शॉर्ट एनालिसिस पूछती हूँ कि आई एम वेरी इमोशनल मैम, इट्स अ वीकनेस. लोग अपने इमोशंस को वीकनेस समझते हैं. नहीं, आपका हथियार है कि आप जिंदा हैं, आपका दिल धड़क रहा है, आप इमोशनल हैं, दैट इज़ गुड. लेकिन इमोशनली इंटेलिजेंट बनिए. इसीलिए ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करके कॉन्फिडेंस की तरफ ध्यान दीजिए, अपने आप को और निखारिए. क्या लगता है इसको लेकर किस तरीके से छात्रों को काम करने की ज़रूरत है? बॉडी लैंग्वेज और आई कांटेक्ट कितना महत्वपूर्ण पार्ट है इसके अंदर? बॉडी लैंग्वेज बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 80% जो कम्युनिकेशन है वो आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, एज अ ऑटो कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहता है. वर्बल कम्युनिकेशन 10 to 20% ही होता है. जब भी आप किसी इंटरव्यू में प्रस्तुत होते हैं तो आपका इंटरव्यूअर को किस तरीके से आप देख रहे हैं, या फिर आपकी नज़रें झुकी हुई है, क्वेश्चन जब आपके सामने आ रहे हैं उस दौरान आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेशियल एक्सप्रेशन में किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं, आपने हाथों को किस तरीके से रखा हुआ है, आपके पैर किस तरीके से रखे हुए हैं, आप किस तरीके से बैठे हुए हैं, ये तमाम मुद्राएं शो करती है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं. इसके साथ ही साथ आपने किस तरीके के कपड़े पहन रखे हैं, किस तरीके से आपका स्टाइलिंग है, ये भी आपके व्यक्तित्व को दिखाता है. तो कई चीज़ें ऐसी हैं जो कि बिना बोले नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू भी कम्युनिकेट कर जाती हैं. और कभी कभी इस नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के नुकसान भी हो सकते हैं. ठीक है, क्योंकि आप बोल कुछ रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज हो सकता है कुछ और कह रहा हो. और जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, आपने जो भी चीज़ें रिज्यूमे में लिख रखी हैं उस चीज़ को भी एक बार पढ़ के जाएं. और इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि आप झूठ ना बोलें. आप मुंह से झूठ बोल सकते हैं, पर आपका वो जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर आप झूठ बोल रहे हैं वो आपका शो कर देता है. तो कभी भी इंटरव्यू के लिए तैयारी करें तो अपने आप को मिरर में ज़रूर देखें कि जिस दौरान आप बात करते हैं तो उस दौरान आपका एक्सप्रेशन कैसा है. अपने दोस्तों के साथ भी डिस्कस करें, उससे पूछिए कि मैं किस तरीके से जो है, जब मैं बातें कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से आंसर दे रहा हूँ. चलिए, तो बॉडी लैंग्वेज को लेकर मैम आपने बहुत सारे मॉक्स लिए हैं, कहाँ चूक होती है युवाओं से? बॉडी लैंग्वेज को लेकर कहाँ लैग करते हैं वो? फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू ले रहे हो नवीन, एंड मैं कैंडिडेट हूँ, मैं अंदर मैं आपके सामने बैठी हूँ, मैं बोलूँगी यस सर आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, मैं बिल्कुल सिकुड़ के बैठी हूँ, और तो आपको देख के लग जाएगा बोल तो रही हूँ मैं मुँह से, जैसे दीप्ति ने कहा कि आप बोलते हो लेकिन आपकी बॉडी आपकी इन सिंक नहीं रहती. आपका बॉडी एंड आपके क्या होते हैं वो वचन, जो भी वर्ड्स हैं आपके सेम नहीं है. सो इसीलिए अगर मैं बोल रही हूँ कि आई एम कॉन्फिडेंट, मुझे कॉन्फिडेंट दिखना भी चाहिए. दूसरी चीज़, इंटरव्यू के सामने बैठने के टाइम पे एक और चीज़ मैं दीप्ति के साथ और ऐड करना चाहूँगी, आपकी एनर्जी कैसी है. जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी कैंडिडेट का, सपोज़ आप हैं या कोई भी बैठे हैं, उससे पहले मुझे उसकी आपके नॉलेज एंड एवरीथिंग, वो तो बाकी पर्सनैलिटी तो है ही आपकी, सब कुछ जो आपका बायोडाटा ये सब है, लेकिन एनर्जी कितनी है, आप किस एनर्जी के साथ मेरे साथ बात कर रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट. उसके बहुत ज़्यादा नंबर भी होते हैं, उसके बहुत ज़्यादा वो वजूद रखती है वो चीज़. अगर आप हाई एनर्जी में हैं, मतलब आप मुझे कनेक्ट कर पा रहे हो, क्योंकि वो जो इंटरव्यू लेने वाले होते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम दिमाग में रखें नवीन, कि वो थक चुके होते हैं दिन भर कई कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेके. उनके लिए हमारे लिए नहीं, फर्स्ट टाइम हम बैठ रहे हैं, उनके लिए शायद हम 100वें कैंडिडेट हैं, दिन भर के हम 20वें या 50वें कैंडिडेट हैं, वो थक चुके हैं. उसके बाद अगर हम स्वागत करके वो हमको अंदर आने बोलते हैं कि भाई अंदर आइए, फिर हम खुद ही बुझे और डरे से जाएं विद लो एनर्जी एंड बॉडी लैंग्वेज जो डर रही है, क्या मैं या वो इंटरव्यू उनसे बात करना चाहेंगे, या आप बात करना चाहेंगे? ऐसे कैंडिडेट से आप बोलेंगे भाई मतलब ऑलरेडी आई एम सो टायर्ड, मैं इनको क्या बोलूँ. और तो ऐसे कैंडिडेट प्लीज़ ना बने. इंटरव्यू के टाइम एनर्जी हाई रखिए. मैंने जैसे पहले भी कहा कि नर्वसनेस, एंजाइटी को पीछे छोड़िए, उस कमरे के बाहर रखिए. वो जगह नहीं है ये दिखाने के लिए. आपकी ज़िंदगी में जो भी आपने जो हो रखा है वो आपका पर्सनल मामला है.
आपके प्रोफेशनल मामले में वो चीज़ें नहीं आनी हैं, वो कमरे के बाहर, इंटरव्यू के बाहर छोड़ के आप अंदर जाइए कॉन्फिडेंस और ये पॉजिटिविटी के साथ और हाई एनर्जी के साथ। एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी, जैसे पिछली बार मैं आपने वो प्रैक्टिस के बारे में बात आई, इंटर्नशिप को सीरियसली लें। इंटर्नशिप कई बच्चे सीरियसली नहीं लेते रिप्लेसमेंट के दौरान पे, इससे वो काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिलता है, जबकि इंटर्नशिप हम बहुत लाइटली लेते हैं। कई बार मुझे बच्चे ऐसे भी देखने को मिलते हैं, नहीं मैम इंटर्नशिप में तो हमने बस कॉफ़ी बनाई, ये किया, हमने कुछ सीखा नहीं। एक्चुअली वही एक टाइम है जो आपका एक्सपीरियंस, आप फ्रेशर हो, आपका एक्सपीरियंस कुछ नहीं है नौकरी का, लेकिन इंटर्नशिप में आपने जो सीखा वो आप इंटरव्यू के सामने बोल पाओगे कि ये सर मुझे इस अपने मार्केटिंग में ये आता है या ह्यूमन रिसोर्स में ये आता है। तो ये 2-3 पॉइंट है जो दिमाग में रखने चाहिए। दीप्ति मैम, देखिए अभी मौजूदा वक्त में राज्य में जेपीएससी के इंटरव्यू होने हैं और छात्र उसकी तैयारी कर रहे हैं। जेपीएससी के इंटरव्यू में किस तरह की चुनौतियां देखती हैं और युवाओं को कैसे उसमें तैयारी करने की ज़रूरत है, कितना अवेयर उन्हें होने की ज़रूरत है? व्यक्तित्व पे ध्यान देना है, करंट अफेयर्स की अच्छी तैयारी होनी चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके प्रोफेशनल्स से मॉक इंटरव्यू सेशन को अटेंड करें। यूट्यूब्स में भी कई वीडियोस आज के समय में उपलब्ध हैं, उन वीडियोस को उन्हें ध्यान से देखना चाहिए। साथ ही साथ अपने प्रेजेंटेशन, ड्रेसिंग स्टाइल, अपने नॉलेज को इन्हांस करते रहें। देखिए, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में तभी आता है जब आपको तथ्यों की जानकारी होती है। एक कॉमन चीज़ जो जेपीएससी के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए और उसे अपने साक्षात्कार में प्रयोग करना चाहिए, वो क्या हो सकती है? क्योंकि हर तरह के युवा शामिल होते हैं, हर तरह के छात्र शामिल होते हैं। डेफिनेटली, जैसे कुछ पॉइंट्स दीप्ति ने भी कवर किए, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी नवीन जी। झारखंड के बारे में जानिए। अधिकतर युवा जो कॉलेज वगैरह करने आए हैं वो शहरों से कर रहे हैं, वो अपने रूट्स भूल चुके हैं। अपने नेटिव प्लेस में वो जहाँ के कई बार जाते हैं एज अ गेस्ट, उनको ये नहीं पता कि उनके वहाँ पे जहाँ पे उनके फोर फादर्स या जो पूर्वज थे उस एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, उनका जेंडर रेशियो क्या है, वहाँ पे क्या कमियाँ या क्या खास चीज़ें फेमस हैं, या यहाँ पे क्या परेशानियाँ चल रही हैं। वो रूट से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, हम कभी जेपीएससी या वो वहाँ का स्टेट बोर्ड हम क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो पहले अपने मूल से जुड़िए, वहाँ जाइए, कुछ दिन बिताइए। नॉलेज, बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम जानते हैं, सपोज़ आप 10 दिन अपने गांव में बिता के आइए, लोगों से मिलिए, उनसे पूछिए कि क्या चाहिए आपको, अपने आप को एक ऑफिसर देखिए कि हाँ मैं एज अ फ्यूचर, एज एन अथॉरिटी, मैं अगर फ्यूचर में एक मेरे पास पावर आएगा तो मैं कैसे उस चीज़ को, इन लोगों का भला कर सकूँ। तो सेवा भाव लाइए। सबसे पहले सर्विस इन, जैसे हम फौज में बोलते हैं सर्विस बिफोर सेल्फ, अपने से पहले सर्विस हमें हमेशा ध्यान रखनी है। तो सर्विस दिमाग में जब रहेगा, आप झारखंड को तभी तरक्की दिला पाओगे। आपके हाथ में पावर है, आप कैपेबल हो, आपने रिटर्न और इंटरव्यू क्लियर किए, लेकिन किसके लिए क्लियर किए वो मत भूलिए। मैम, आपने देश के सबसे मुश्किल एग्ज़ाम सिविल सर्विसेज यूपीएससी परीक्षा के कई मॉक्स भी आपने लिए हैं। क्या खास उन बच्चों में दिखा? कई आपके रिजल्ट भी काफ़ी अच्छे रहे हैं, सफल रहे हैं। कोई एक कॉमन चीज़ जो छात्रों में खास दिखा हो जिसको आप शेयर करना चाहेंगी छात्रों के बीच? यस डेफिनेटली नवीन, सबसे पहले आपके अंदर वो एक आग होनी चाहिए, एक चिंगारी, उसको बुझने मत दीजिए। मेरे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट भी आते हैं, वो आए हैं नवीन, जो लास्ट अटेम्प्ट है उनका, और उनके आंसर्स में इतना फ्रस्ट्रेशन झलकता है, कई बार इतने परेशान हो जाते हैं कि नहीं मैम सिस्टम ऐसा है, तैयारियां करो, कोई फ़ायदा नहीं होता। तो बुरा लगता है देख के, लेकिन फिर मेरा काम है उनको आंसर्स को रिफ़ाइन करना कि प्लीज़ डोंट ऐसे मत सोचिए, सिस्टम भी ठीक ही है, और आप अपना जवाब को ठीक से बनाइए, सो दैट वो ये देख पाएँ कि हमेशा ध्यान में रखिए आप किस जॉब के लिए जा रहे हैं। तो उन कैंडिडेट्स के अंदर जो चिंगारी है, वो आग उन्होंने बुझने नहीं दी, और वो ये याद रखते हैं कि हाँ मुझे फ्यूचर ऑफिसर बनना है, तो मेरे में क्या क्वालिटीज़ देखी जा रही हैं, जो हम ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ बोलते हैं एसएसबी या बाकी जगहों में। तो वो क्वालिटीज़, जब जैसे आप एंकर हैं, एंकर बनने के लिए क्या क्वालिटीज़ हैं, वो आप में अच्छी क्वालिटीज़ हैं, जो भी जिस फील्ड में हैं वो क्वालिटीज़ बहुत मायने रखती हैं। तो बी योरसेल्फ, आप जो हैं उस जगह के लिए आप बने हो, ये आप भरोसा रखें। टेक्निकली अपने को साउंड रखें, अपनी कंटेंट को तैयार रखें, बॉडी लैंग्वेज को रखें, स्माइलिंग फेस रखें, बुझा हुआ चेहरा कोई दिखना नहीं चाहता, हाई एनर्जी, गुड एनर्जी रखें। आपको 10 में से 7 क्वेश्चंस भी अगर आपके करेक्ट हैं और 3 रॉन्ग हैं, आप सिलेक्ट हो जाओगे,
क्योंकि 100% किसी को नहीं आता है, इस यहाँ पे नो बडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। लेकिन फ्यूचर में आप उस चेयर में, हॉट सीट में आपने स्ट्रेस लिया, आप उस स्ट्रेस को हैंडल कर पाए, तो ये चीज़ खास बहुत ज़रूरी है कि आप स्ट्रेस को हैंडल करके जवाब यानी कि अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जो आग अपने अंदर जलानी पड़ती है उसको हमेशा जलते रहने देनी चाहिए, और जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक आपको लगे रहना चाहिए। पूर्वा मैम, इसी पर आपसे भी कुछ जानना चाहेंगे। बचपन से ही बेहतर बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, इसमें और आप क्या कुछ ऐड करना चाहेंगे? डेफिनेटली आप देखिए, आप किसी से इंस्पायर होते हो, आपके रोल मॉडल कौन है, तो रोल मॉडल का बहुत फ़र्क पड़ता है। आप उनके बारे में और जानिए, उनकी तरह बनना और उनकी तरह अचीव करना आपके मन में हमेशा एक गोल रहना चाहिए। आप किस एटमॉस्फेयर में पैदा होते हैं, जैसे बिल गेट्स ने कहा कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट इज़ नॉट योर मिस्टेक, बट इफ़ यू डाई पुअर इट इज़ योर मिस्टेक। अगर आप गरीब पैदा होते हो ये आपकी गलती नहीं है, पर अगर आप गरीब मरते हो ये आपकी गलती है। तो ये वही वाली बात आ गई जो मैंने पहले कहा कि भाई हम बहाने ढूंढते हैं, मैं ऐसी थी या ऐसा था, मेरे से इंटरव्यू निकल गया। तो क्यों निकला टेक्निकली समझिए। तो सबसे पहले अगर आपका एटमॉस्फेयर आपके अकॉर्डिंग नहीं है, आप मन में वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करिए। आपके परिवार वाले आपके साथ नहीं बन पाते हैं, आप उनसे नहीं बन पाते, होते हैं कई केसेस मैं देखती हूँ आते हैं मेरे पास। तो मन ही मन अपना एक परिवार है, एक ऐसा एक दायरा, एक अपना हाइपोथेटाइज करिए, इमेजिन करिए कि यस मैं इसके अंदर सेफ हूँ और मुझे इन रास्तों में चलना है, इन्हीं को लेके चलना है। तो हम जब एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस है साइकोलॉजी में, हम विजुअलाइज करें सक्सेस कि मुझे सक्सेस होना है और मैं ऐसे 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 करके मैंने आज ये करना है। एक कैलेंडर बनाइए, डेली शेड्यूल बनाइए, टाइम टेबल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो इंटरव्यू से वन मोर थिंग, मैं एक चीज़ थोड़ा सा बोलना चाहूँगी नवीन। इंटरव्यू में पैनलिस्ट 4 या 5 पैनलिस्ट हमेशा होते हैं। इंटरव्यू का दौरान चलता है करीब 25 मिनट से 27 मिनट, चाहे वो यूपीएससी है, छोटे भी चलते हैं 20 मिनट वाले। तो हम ये ध्यान में रखें कि अगर मेरे पास 25 मिनट हैं तो 5 पैनलिस्ट मेरे को अगर 5-5 मिनट के सवाल पूछेंगे तो मैं जवाब उतने क्रिस्प रखूं। हम लोग बहुत लंबे जवाब, हम कई बार च्युइंगम की तरह जवाबों को जब खींचते हैं तो सामने वाले का हियरिंग स्पैन ख़त्म होने लग जाता है, वो फिर यहाँ वहाँ देखने लग जाते हैं। और जब वो यहाँ वहाँ देख के या पर्पसफुली कई बार वो अपने मोबाइल में या किसी चीज़ में या खाने में बिजी रहते हैं। कई बार पैनलिस्ट सॉलिट्यूड से कुछ खा रहे हैं या पीते भी हैं, जो कैंडिडेट्स को बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। तो ये बातें भी जब कैंडिडेट्स को पता है कि भी ये डिस्टर्ब करने वाली है, तो मैं अपने आंसर्स को क्रिस्प रख के जितने सवाल पूछे जाएं हमें उस 20-25 मिनट में, मेरे को उतना हम एनालाइज कर पाते हैं उस कैंडिडेट को, उतना असेस करने में उस कैंडिडेट्स को हमें उतना ज़्यादा प्लेटफॉर्म मिलता है हर एंगल से कैंडिडेट को असेस करने में। तो एक ही आंसर को हम बहुत लंबा ना खींचें। तो यही चीज़ें हैं कि अपने स्किल्स के अलावा अपने आप को रोल मॉडल में रखें, अपने आप को वहाँ देखें, अपने सपने देखिए, थिंक बिग। चलिए, तो कई चीज़ें हैं जिस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत बहुत दीप्ति मैम, आपका धन्यवाद हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। पूर्वा मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमें आशा है कि साक्षात्कार को प्रभावी बनाने का ये जो विषय है हमारा, वो छात्रों के लिए रंग लाएगा, छात्रों को हमारा ये कार्यक्रम मदद करेगा और उन्हें अपने साक्षात्कार को प्रभावी बनाने में बेहतर मदद मिलेगी। तो आज के अपने इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की है कि साक्षात्कार को प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है, कम्युनिकेशन स्किल को इफ़ेक्टिव कैसे किया जा सकता है, छात्र कैसे काम कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन कौन से फैक्टर्स काम करते हैं। तो हमें आशा है कि इस कार्यक्रम के जरिए साक्षात्कार को प्रभावी बनाने में विद्यार्थियों को, छात्रों को मदद मिलेगी और वो एक बेहतर साक्षात्कार के भागी बन पाएंगे। तो दूरदर्शन और मुझे दीजिए इजाज़त। जोहार, नमस्कार।